नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा वीकली अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस वीक की अपडेट्स। पहली अपडेट एनसीईआरटी से है, जहां दोस्तों नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इसने जियो टेक्निकल सर्वे प्रस्तावित किया था और इसको अब कंप्लीट कर लिया गया है। दोस्तों ये जो जियो टेक्निकल सर्वे है ये प्रपोज्ड अलाइनमेंट पे किया गया था। इसके अंतर्गत गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा को आपस में जोड़ा जाएगा, आरटीएस की कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो यहाँ पर जियो टेक्निकल सर्वे प्रपोज्ड अलाइनमेंट पे किया गया है जिसकी लेंथ 60 किलोमीटर है। यहाँ पर दोस्तों करीब 6 स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं, हालांकि ये इंक्रीज भी हो सकते हैं। करीब 15,000 करोड़ रुपीस का खर्च अनुमानित किया गया है इसके डेवलपमेंट में। यहाँ पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलाई जाएंगी। दोस्तों इसका जो डेवलपमेंट है इसको फास्ट ट्रैक या कहें तो पुश मिल सकता है। रीजन ये है कि अभी जहाँ जहाँ से इसका अलाइनमेंट जाएगा वहाँ पर एक ही सरकार है। अब देखने वाली बात है कि कितनी तेजी से इस पे काम होता है। नेक्स्ट अपडेट कानपुर से है, जहाँ दोस्तों कानपुर के दादा नगर में फ्लड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों 20 अक्टूबर 2025 में ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। 2025 तक इसको ऑपरेशन करने का प्रस्ताव है और यहाँ पर 162 यूनिट्स इसमें अवेलेबल होंगी और अभी तक दोस्तों 50 यूनिट्स को एलोकेट कर दिया गया है। दोस्तों ये जो फ्लडेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स है ये स्पेसिफिकली एमएसएमईज के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो अलॉटमेंट किया जा रहा है उसमें एमएसएमईज को ही ये अलॉट किया जा रहा है। दोस्तों करीब 38.19 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से इसको डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जॉइंट इन्वेस्टमेंट से डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों ऐसे फ्लडेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी स्टेब्लिश किए जाएंगे जहाँ पर एमएसएमईज की डिमांड बहुत ज़्यादा है या एमएसएमईज से निवेश बहुत ज़्यादा प्रस्तावित हुए हैं। नेक्स्ट अपडेट प्रयागराज से है, जहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ये करीब 2800 करोड़ रुपीस का निवेश करेगा प्रयागराज के अंदर और 600 एकड़ के लैंड पार्सल में एक टाउनशिप डेवलप करेगा। दोस्तों प्रयागराज के अंदर अगर टाउनशिप की बात करें तो सरस्वती हाईटेक सिटी के अलावा कोई भी स्पेसिफिक टाउनशिप लगभग जब से मैं न्यूज़ कवर कर रहा हूँ ऐसी कोई खबर नहीं आई, लेकिन इतने सालों में ये एक अच्छी खबर आई है कि 600 एकड़ के लैंड पार्सल में यहाँ पर टाउनशिप डेवलप की जाएगी। प्रयागराज के फाफा में इसको डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा खबर ये भी है कि आवास विकास परिषद ये 1800 एकड़ के लैंड पार्सल में एक टाउनशिप डेवलप कर सकता है। तो कुल मिला के 2 प्रोजेक्ट्स प्रयागराज के अंदर आ सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है इसका जो प्रोजेक्ट है 600 एकड़ का, ये अभी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसका जो डेवलपमेंट वर्क है इस पे आगे काम हो। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जो 1800 एकड़ वाला है ये प्लानिंग में है। तो फाफा मऊ के अंदर इसको डेवलप किया जाएगा। ऑलरेडी 10 गांव की भूमि का यहाँ पर सर्वे कर लिया गया है और इसको इस क्षेत्र में बनाया जाएगा। गंगा का पानी जहाँ तक आता है उससे करीब 500 मीटर का एक तरीके से 500 मीटर का बफर बनाया जाएगा ताकि दोस्तों जो बाढ़ का पानी हो यहाँ तक ना पहुँच पाए, जो टाउनशिप का एरिया होगा। तो जो प्रपोज टाउनशिप है यहाँ पर रेसिडेंशियल क्लस्टर्स, पार्क्स, इसके अलावा कम्युनिटी स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो अर्बन डेवलपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं इन सबको यहाँ पर किया जाएगा। तो प्रयागराज के अंदर एक लंबे समय के बाद हम अर्बन एक्सपांसन देख पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट वाराणसी से है, जहाँ दोस्तों वाराणसी से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। रिसेंटली दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 26 प्रोजेक्ट्स जिनकी वर्थ 7,870 करोड़ रुपीज से इनको लॉन्च किया गया और इनमें 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो कि वाराणसी के अंदर डेवलप किए जाएंगे। तो दोस्तों वाराणसी के अंदर जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग एक शिप रिपेयर फैसिलिटी रामनगर के अंदर डेवलप की जाएगी और इसके अलावा फ्रेट विलेज डेवलप किया जाएगा नियर मिल्कीपुर में। तो कुल मिला के दोस्तों 300 करोड़ रुपीज से एक शिप रिपेयर फैसिलिटी और 200 करोड़ रुपीज की खर्च से एक फ्रेट विलेज डेवलप किया जाएगा। टोटल 500 करोड़ रुपीस का निवेश यहाँ पर किया जाएगा इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इसका फाउंडेशन स्टोन लेड कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा वाराणसी हल्दिया वाटरवे 1 इसके डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया था 2018 के अंदर। यहाँ पर वाराणसी के अंदर एक मल्टी मॉडल टर्मिनल इसको भी इनोग्रेट किया गया। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ ऑलरेडी चल रही है, लेकिन जो इसका डेवलपमेंट है उसके दिशा में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मतलब जो चीज़ें हैं उनको और भी ज़्यादा बेहतर किया जा रहा है। अब दोस्तों जो ये फैसिलिटी डेवलप होगी इससे जाहिर सी बात कि वाराणसी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर या इस पूरे रीजन के अंदर आपको एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनता हुआ दिखेगा। और उसका कारण ये है कि ये एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट होने वाला है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इसके डेवलपमेंट से एक अच्छी इनलैंड वाटरवे कनेक्टिविटी हो जाएगी और इसको पुश और ज़्यादा तब मिलेगा जब ये जो इनलैंड वाटरवे फैसिलिटी है ये दिल्ली तक पहुँच जाए। देखने वाली बात है दोस्तों। हालांकि
ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होगा और उसमें बहुत समय लगेगा। नेक्स्ट अपडेट यूपी सीडा से है, जहाँ दोस्तों रिसेंटली यूपी सीडा द्वारा एक डेटा शेयर किया गया है। दोस्तों यहाँ पर 2020 से 2025 तक कितनी फैक्ट्रीज रजिस्टर हुई हैं यूपी सीडा के क्षेत्र में, इसके बारे में यूपी सीडा ने डेटा दिया है, तो इसको देख लेते हैं। 2020-21 में करीब 800 फैक्ट्रीज यूपी में रजिस्टर की गई थी। 2021-22 में करीब 1122, 2022-23 में 1211 और 2023-24 में 1418 और 2024-25 में 1634 और 2025-26 में यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें दोस्तों 811 फैक्ट्रीज अभी तक रजिस्टर करी गई हैं यूपी सीडा में। तो ये एक अच्छा डेटा, एक अच्छा संकेत दिखाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक और ख़बर यहाँ पर इसी से संबंधित है कि यूपी सीडा द्वारा करीब 254 इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर दोस्तों अगर हम श्रमिक सुविधा केंद्रों की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट से अच्छा इनिशिएटिव है जो कि श्रमिकों के लिए है। साथ ही साथ जिस प्रकार से इनको डेवलप किया जा रहा है ये देखने में भी मॉडर्न लगते हैं। एक बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि किस प्रकार इसको मेंटेन करा जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती यूपी सीडा के लिए हो सकती है। हालांकि दोस्तों ये इनिशिएटिव अच्छा है और हर इंडस्ट्रियल एरिया में इसको डेवलप करना जरूरी है। नेक्स्ट अपडेट सेमीकंडक्टर से संबंधित है, जहाँ दोस्तों इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। दोस्तों यहाँ पर रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इनके द्वारा कहा गया है कि ये 3 नैनोमीटर की चिप्स डिज़ाइन करेंगे। दोस्तों ये जो 3 नैनोमीटर की चिप्स डिज़ाइन की जाएगी ये बेंगलुरु और नोएडा के अंदर डिज़ाइन की जाएंगी। वेल दोस्तों इसके संबंध में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि रेनेसास इंडिया, दोस्तों ये जो फर्म है एक्चुअल में ये जैपनीज़ फर्म है और यहाँ पर ये भारत के अंदर ये डिज़ाइन करेगी। हालांकि इसने इससे पहले 7 नैनोमीटर के जो चिप्स हैं इनको डिज़ाइन किया है। दोस्तों जैपनीज़ फर्म बेंगलुरु और नोएडा के अंदर एक चिप डिज़ाइन सेंटर स्टैब्लिश करेगी। नेक्स्ट अपडेट गौतम बुद्ध नगर से है, जहाँ दोस्तों ईडा द्वारा करीब 100 एकड़ का लैंड पार्सल एलोकेट किया गया है आरपी संजीव गोयनका ग्रुप को। दोस्तों यहाँ पर ये कंपनी 3000 करोड़ रुपीस का निवेश करने जा रही है और करीब 3 गीगावाट की कैपेसिटी वाला एक सोलर सेल कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर स्टैब्लिश करेगी। दोस्तों सेक्टर 8B यहाँ पर न्यू नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इसको लैंड एलोकेट किया गया है। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जो कि एडवांस सोलर सेल मैन्युफैक्चर करेगी। इसके अलावा यहाँ पर 60 मेगावाट की कैपेसिटी वाला एक सोलर एनर्जी स्टोरेज इसको भी डेवलप किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट कोई अपडेट नहीं है बल्कि एक ट्रेंड है। दोस्तों ट्विटर पे बहुत सारे उत्तर प्रदेश के इंफ्रा पेजेस हैं। इसके अलावा कोई भी इंफ्रा पेज अगर उत्तर प्रदेश के संबंध में जो इंफ्रा स्टोरी लगाता है, एयरपोर्ट, मेट्रो एक्सपांसन या जो डेवलपमेंट हो रहा है, एक्सप्रेसवेज वगैरह, तो वहाँ पर आपको बहुत नेगेटिव कमेंट उत्तर प्रदेश के संबंध में देखने को मिलेंगे। कहीं पर किसी भी इंडेक्स में अगर टॉप कर जाता है, अगर कोई शहर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आपको सदर्न स्टेट्स, खासकर स्पेसिफिक हो जाऊँ तो तमिलनाडु और कर्नाटका बेस्ड ये आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव क्रिटिसाइज करते हुए दिखेंगे। दोस्तों क्रिटिसाइज करना एक अच्छी बात होती है और कभी भी मैं किसी राज्य का पक्ष नहीं लेता कि एक राज्य को डेवलप होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश पे भले वीडियोस बनाता हूँ पर कंट्री लेवल पे देखा जाए तो मैं इस प्रकार की सोच नहीं रखता। लेकिन दोस्तों मैंने ये नोटिस करा है कि ये जो ट्विटर हैंडल्स हैं, बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स हैं और ये हेट फैलाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास ट्विटर हैंडल है तो इनको एड्रेस करने से कभी मत चूकिए। जब भी आपको मौका मिले इनको एड्रेस कीजिए, क्योंकि इन्होंने परसेप्शन बना रखा है और जब तक इनको क्रिटिसाइज नहीं करा जाएगा, इनका आंसर नहीं दिया जाएगा, तो ये इस परसेप्शन को बार बार आगे बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि जब भी कोई ऐसे पोस्ट वगैरह उत्तर प्रदेश के संबंध में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, मेट्रो एक्सपांसन हो रहा है, फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक है, टारगेट बनाया गया है, विजन है, लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है कि जो भी इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्योंकि ऐसे डेवलपमेंट अभी सदर्न इंडियन स्टेट में नहीं हो रहे हैं तो कैसे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। तो किसी भी स्टेट का फ्लरिश होना, दूसरे स्टेट के लोगों को बुरा लगना, ये दोस्तों बिल्कुल भी ठीक नहीं है राज्य के लिए। और अगर हम सदर्न इंडियन स्टेट्स की बात करें, जो इकोनॉमिक ग्रोथ, हम ज्योग्राफिकल एडवांटेज हैं उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। वो ऑब्वियस सी बात है कि कोस्टल स्टेट्स हैं तो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। और जो यहाँ पर बात होती है गवर्नमेंट के सपोर्ट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर वक्त देखा जाए आज़ादी से अब तक सदर्न इंडियन स्टेट्स को कभी इग्नोर नहीं किया है। वहाँ पर दोस्तों रिसोर्सेज की बात करें, वहाँ पर PSUs को स्टेब्लिश किया गया, साथ ही साथ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स के रिसोर्सेज का यूज़ किया गया उनके डेवलपमेंट में। इवन नॉर्थ इंडियन की जो स्किल वर्कफोर्स है, तो अगर हम करप्शन की बात करें, करप्शन भारत के हर राज्य में है, लेकिन जो सदर्न इंडियन स्टेट्स के अंदर इतना बड़ा बड़ा करप्शन होता है, वहाँ पर जो इंफ्रा डेवलपमेंट है वो भी सीमित है। और जिस प्रकार का इंफ्रा पुश आज के समय में नदर इंडियन स्टेट्स के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, और उत्तर प्रदेश ने एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में ऐसा काम करा है
किसी भी सदर्न इंडियन स्टेट को वहाँ पर पहुँचने के लिए 15 से ज़्यादा साल लगेंगे, क्योंकि इतना खर्च इसमें हुआ है और जिस एफिशिएंसी से यूपीडीए ने इसको डेवलप करा है ये आपको आने वाले सालों में पता लगेगा। और दोस्तों, बोलने वाले बोलते हैं, बस आपको ये करना है कि कोई भी आपको दिखे आप उसको काउंटर करिए, आप फैक्ट्स रखिए और बताइए कि उत्तर प्रदेश का क्या रोल है और सदर्न इंडियन स्टेट्स को क्या क्या बेनिफिट सरकार ने दिया है। और अगर कुछ सालों में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पर हो गया तो क्या इसमें क्या गलत है, क्या वो रेवेन्यू नहीं दे रहा, उत्तर प्रदेश से क्या जीएसटी कलेक्शन नहीं बढ़ रहा। तो दोस्तों, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।